हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा और स्वागत करता हूँ आपका द रॉयल फिजिक्स के इस सेशन में। आज से हम लोग एक 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कुछ सीखने के लिए इसमें हमको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, जानना क्या क्या है। जैसे चैप्टर का नाम हो गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हम लोगों ने 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ा हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक चार्ज के बारे में, स्थिर आवेश के बारे में। यानी एक ऐसा चार्ज जो कहीं मूव नहीं करता है बल्कि स्टैटिक रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अब हमको इस चैप्टर में जानना है कि अगर वही चार्ज किसी कंडक्टर के माध्यम से अगर वो फ्लो करता है तो क्या होता है। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में हमको चार्ज के बारे में पढ़ना है, बट वो स्टैटिक चार्ज नहीं होगा बल्कि वो मूविंग चार्ज होगा। तो ये चार्ज मूव कैसे करेगा। निश्चित है कि किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए कैरियर्स की आवश्यकता होती है, चार्ज कैरियर्स की आवश्यकता होती है। और चार्ज कैरियर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो निश्चित रूप से चार्ज का फ्लो उन्हीं मीडियम से हो सकता है या उन्हीं वायर्स के थ्रू हो सकता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अत्यधिक मात्रा में हो। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगे उसमें चार्ज का फ्लो उतना ही ईजिली होगा। और जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाएगी कंडक्टर्स, अलग अलग कंडक्टर्स में, तो उसमें कंडक्टर्स में चार्ज का फ्लो भी इजीली नहीं होगा या बहुत ही कम होगा। तो चार्ज का फ्लो किस मीडियम से होगा, किस तरह के सब्सटेंसेस से होगा, उसके आधार पर हम उसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। एक पहला हम लोग बांटते हैं कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा सेमीकंडक्टर्स। ये 3 तरह के हम लोग सब्सटेंसेस में बांटते हैं जिनसे चार्ज का फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग की यहीं से होती है कि इसको डिवाइड करेंगे, सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे अधिक है जिससे चार्ज का फ्लो इजीली हो सके, और किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे कम है जिससे कि चार्ज का फ्लो उसमें नहीं हो सके। कुछ और भी सब्सटेंसेस हैं जिससे चार्ज का फ्लो पार्शियली होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है, उसको भी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये जानना होगा कि इस चैप्टर में कि चार्ज का फ्लो वाकई कंडक्टर्स के अंदर होता कैसे है। आप लोगों से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि चार्ज को इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर्स में सबसे ज़्यादा होती है। कंडक्टर जैसे एक एग्जांपल ले लें हम, कॉपर वायर ले लिए, एल्यूमिनियम ले लिए, आयरन ले लिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अत्यधिक होती है। अब छोटे क्लास में, पिछले क्लासों में पढ़ा होगा भी आप लोगों ने। लेकिन अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक है तो चार्ज कैरियर्स है। तो जब चार्ज कैरियर्स है तो फिर इसमें करंट का फ्लो अपने आप क्यों नहीं होता है, क्योंकि चार्ज को कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, चार्ज भी है, तो फिर वो फ्लो क्यों नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि आखिर किसी कंडक्टर्स में अपने आप करंट क्यों फ्लो नहीं होता है। जब तक कि उसे किसी बैटरी से या किसी पावर सोर्स से जब तक उसको हम ना जोड़ें तब तक उसमें चार्ज का फ्लो या करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। आखिर क्यों, कारण क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। और जब हम उसको किसी पावर सोर्स से जोड़ देते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है उस कंडक्टर के अंदर कि चार्ज का फ्लो इजीली होने लगता है और करंट का निर्माण होने लगता है, और एक हेवी करंट, काफ़ी अच्छी खासी मैग्नीट्यूड का करंट हम उस पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग जानेंगे। साथ ही आप लोग छोटे क्लासों में पढ़े होंगे एक ओम्स लॉ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है जो ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो किस पर डिपेंड करेगा। इसमें आप लोग जाने होंगे कि वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ती है वायर में करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। यानी करंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो
वायर के इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पर यानी विभवांतर पर निर्भर करता है। विभवांतर का मान बढ़ेगा तो करंट जो होता है उसके समानुपाती हो जाता है। और इस ओम के नियम के आधार पर, यानी हमने यहाँ पढ़ा था कि I जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू V होता है, और फिर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R। इस R को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रतिरोध। तो ये रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे राइज होता है, ये कंडक्टर्स में कहाँ से आ जाता है, कंडक्टर्स में किस तरह की ये प्रॉपर्टी है जो कि ये प्रोड्यूस होता है, और इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। इसका एक और टर्म्स है, रेसिस्टेंस जो प्रोड्यूस करता है वायर की एक प्रॉपर्टी या एक कहे कि उसकी एबिलिटी होती है जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी उसको हम लोग कहते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग को यहाँ पर जाने के लिए मिलेगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ को जानेंगे ये भी कि ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है। ओम्स लॉ को दो तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में भी। अभी तक जो आप जो पढ़ते आ रहे हैं V = IR, ओम के नाम से हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि V = IR, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स। तो ये तो एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म होगा। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि करंट जब किसी वायर से प्रोड्यूस होता है तो वो कौन कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि किसी वायर से करंट का फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण वायर गर्म हो जाता है। जैसे अगर नाइक्रोम का वायर हम ले और उससे करंट का फ्लो कराए तो काफ़ी गर्म हो जाता है, ठीक है, जो कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इसके आधार पर बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, गीज़र है, हीटर है। ये सारे कुछ जो है डिवाइसेज, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग जो टंगस्टन बल्ब जो ले जलाते हैं घरों में, वो भी इसी इफेक्ट पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ पर काम करता है। तो उसको भी हम लोग जानेंगे कि उसमें जूल का लॉ क्या होता है, कितना हीट प्रोड्यूस होता है। हम लोग यहाँ तक कि अपने घरों में जो बिजली हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो पर डे हम कितना बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उसका भी कैलकुलेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में सारा कुछ जानेंगे। साथ ही हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में भी, कि अगर मार्केट में जो हमको कमर्शियली जो रेसिस्टेंस अवेलेबल है, क्योंकि रेसिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी हम करंट को कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टेंस का उपयोग वहाँ पर हम लोग करते हैं। तो ये रेसिस्टेंस अलग अलग वैल्यूज़ वाले होते हैं। तो ये रेसिस्टेंस किस तरह के होते हैं, मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है, उसके जो रेसिस्टेंस जो होता है उस पर कहीं उसकी वैल्यू नहीं लिखी होती है, बस कि उस पर कुछ कलरफुल स्ट्रिप्स बने होते हैं, धारियाँ बनी होती हैं। उन धारियों की पहचान करके और तब हम ये बता सकते हैं कि उस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो जानेंगे कि उसका कलर कोड क्या है, कैसे उसकी वैल्यू को हम लोग ज्ञात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये इस टॉपिक से हर साल 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, एक नंबर का क्वेश्चन से जरूर आता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नंबर तो आपको ये जरूर रेसिस्टेंस जो होगा वो आपको दिला देगा। फिर उसके बाद से करंट को किसी वायर से प्रोड्यूस कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़े होंगे या 10th क्लास में भी आपने पढ़े होंगे, ओम्स लॉ में भी आप इस चीज़ को पढ़े होंगे कि किसी वायर से अगर हम करंट को फ्लो कराना चाहते हैं तो उस वायर के इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस की होना आवश्यक है। अब ये क्यों होना आवश्यक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वायर है, ठीक है, और इसका एक इंड ये है और एक ये है। ये इंड हो गया A और ये इंड हो गया B। हम चाहते हैं कि इस वायर से करंट का फ्लो हो। करंट का फ्लो होने का मतलब है कि चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसको ऐसे कहते हैं। तो अब इससे हम कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो तभी हो सकता है जब इसको हम हायर पोटेंशियल पर रखें और इसको हम लोअर पोटेंशियल पे। दैट मीन्स कि पोटेंशियल एट A शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B, यानी A पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो B की तुलना में अधिक होना चाहिए। अगर ये ऐसा हम मेंटेन करते हैं कि A पर पोटेंशियल B की तुलना में अधिक हो तो उस स्थिति में इस कंडक्टिंग वायर से हो करके चार्ज का फ्लो होगा और इस चार्ज के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण होगा, ठीक है।
तो अब इस चार्ज को हम कंटिन्यू अगर फ्लो रखना चाहते हैं कि चार्ज का फ्लो कंटिन्यू बना रहे, ये कभी ख़त्म नहीं हो, करंट का मतलब करंट वायर में हमेशा बना रहे, तो इसके लिए हमको इसको हमेशा हायर पोटेंशियल पर और इसको हमेशा लोअर पोटेंशियल पर रखना होगा। अब इसको हायर पोटेंशियल पर रखने के लिए हमको क्या करने की ज़रूरत होगी और इसको लोअर पोटेंशियल पर रखने के लिए हमको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और यह डिवाइस जो होता है इसको हमेशा हायर पोटेंशियल पर, इसको लोअर पोटेंशियल पर मेंटेन रखता है। इसी डिवाइस को हम लोग कहते हैं पावर सोर्स। ये जो पावर सोर्स है ये किसी भी तरह के, जैसे मान लेते हैं कि सेल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम लोग बैटरी कहते हैं, कोई डायनेमो हो गया, कुछ भी जो हमारा पावर सोर्स के रूप में यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम लोग अभी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल या और बैटरी का उपयोग समझेंगे कि अगर हम सेल यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे आपके घरों में भी सेल होगा, टर्च में आप यूज़ करते होंगे, रेडियो में यूज़ करते होंगे बैटरी सेल, तो उस सेल को अगर आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ये सेल का क्या होता है कि सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि निगेटिव टर्मिनल होता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ आ गया और निगेटिव टर्मिनल के साथ बी जुड़ गया, तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब कि हायर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब कि लोअर पोटेंशियल। और इस तरह से सेल जो है इस इंड वायर के दोनों इंड को, एक को हायर पोटेंशियल पर मेंटेन करता है, एक को लोअर पोटेंशियल पर मेंटेन करता है, और इस तरह से दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और वो मेंटेन रहता है, और इसमें वायर में चार्ज का फ्लो और करंट का फ्लो बना रहता है। अब ये जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक ये करंट का फ्लो होता रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना बंद हो जाएगा तो करंट का फ्लो होना भी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल का फंक्शन क्या हो गया? तो सेल का फंक्शन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। साथ ही इसके साथ साथ ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चार्ज के फ्लो को कंप्लीट कराना। सर्किट से अगर मान लो ये हमारा वायर है और इससे चार्ज का फ्लो हो रहा है, इसको सर्किट अगर हम मान लें तो इस तरह से इससे करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को कंप्लीट करना कि एक इंड से दूसरे इंड तक ये चार्ज फ्लो हो, और फ्लो करने के लिए जो भी उसकी एनर्जी की आवश्यकता हो उस एनर्जी को सप्लाई करना ही सेल का या पावर सोर्स का काम होता है। यानी ये पूरी तरह से चार्ज को सर्किट से फ्लो कराने के लिए आवश्यक जो भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो एनर्जी सप्लाई करता है, और इस प्रकार से ये चार्ज का फ्लो या वायर का फ्लो करंट का फ्लो इस सर्किट में होता रहता है। तो सेल के फंक्शंस को भी हम लोग को पढ़ना है कि सेल क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल के पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। बहुत लड़के इसको नहीं समझ पाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और ईएमएफ क्या है। दोनों तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही है, लेकिन दोनों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे हम लोग एक यहाँ पर रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं, इस तरह का रेसिस्टेंस सेल के अंदर भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, सेलों के कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, सेलों का कॉम्बिनेशन कब हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे आप देखे होंगे कि रेडियो में या टर्च में जब भी आप सेल लगाते होंगे तो उसमें 2 या 3 सेल लगाते हैं, तो सेलों को उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग उसको जोड़ते हैं, ठीक है, और बैटरी बनाते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है और कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ सीरीज में ही जोड़ सकते हैं या पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है या मिक्स्ड ग्रुपिंग भी जोड़ा जा सकता है, किस केस में किस तरह के हम लोग सेलों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। लास्ट में इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही फंडामेंटल रूल है जिसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ जो है एक किसी भी सर्किट में, कोई भी चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, नेटवर्क हो या इजी सर्किट हो, उस सर्किट में किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, किस ब्रांच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चीज़ को ज्ञात करने का ये मेथड हमको प्रोवाइड करता है। तो किरचॉफ के 2 लॉ है, एक होता है केसीएल किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा होता है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम लोग केसीएल को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं और केवीएल को हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में इस चीज़ को पढ़ेंगे और कि किरचॉफ लॉ क्या है, केसीएल केवीएल क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और इसके एप्लीकेशंस को भी हम लोग समझेंगे।
इसके एप्लीकेशन 2-3 इसके एप्लीकेशंस है जो इस पे बहुत सारे डिवाइसेज वर्क करते हैं, जैसे मीटर ब्रीज है, ठीक है, मीटर ब्रीज वर्क करता है इस पे, ठीक है। फिर उसके बाद से पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर भी इस पे वर्क करता है। तो पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रीज, ये सब इसी किरचॉफ लॉ के आधार पर डिस्क्राइब किए जाते हैं। जैसे आप वोल्टमीटर के बारे में पढ़े होंगे कि वोल्टमीटर का जो है किसी भी सर्किट में अगर कोई डिवाइस लगा हुआ है, उसके क्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम लोग वहाँ पर वोल्टमीटर का उपयोग करके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं। लेकिन वो जो वोल्टमीटर के द्वारा जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं वो उतना एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता जितना कि वास्तव में वो वैल्यू है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को मेजर करने के लिए खुद भी कुछ करंट लेना पड़ता है, और जब हम कुछ करंट उसमें से निकाल लिए तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = IR, अब इसमें से करंट का एक थोड़ा सा भी फ्रैक्शन अगर इसमें से निकल गया तो यहाँ पर तो करंट का एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू घट गया, और जब एक्चुअल वैल्यू से जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो जो पोटेंशियल डिफरेंस द्वारा, जो वोल्टमीटर द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू हमको वहाँ पर नहीं मिलता है। बट अगर उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम किरचॉफ लॉ पर आधारित जब हम पोटेंशियोमीटर का उपयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो अगर हम पोटेंशियोमीटर का उपयोग करके उसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो पोटेंशियोमीटर बिना करंट लिए उसको आसानी से मेजर करता है। वो नल डिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसके कारण वो बिना करंट लिए आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, जिसके फलस्वरूप उसके द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो वोल्टमीटर के द्वारा मेजर्ड वैल्यू से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट होती है। तो इसीलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं कि वो वोल्टमीटर है बट आइडियल वोल्टमीटर है, यानी कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होती, 100% एक्यूरेट वैल्यू वो मेजर करता है। तो बहुत ही अच्छी डिवाइस है। इस चैप्टर के सबसे लास्ट में उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क्स करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग सब कुछ विस्तृत जानेंगे, और साथ साथ इसमें हर टॉपिक के साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स, जहाँ पर जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से बोर्ड एग्जाम्स में आप आसानी से सारा न्यूमेरिकल, सारा थ्योरी आप कर सकें, उस तरह से आपको सारे न्यूमेरिकल्स भी टॉपिक वाइज हम लोग करते हुए चलेंगे। तो आज का ये हमारा सेशन इंट्रो, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये इंट्रो था, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, और अगले वीडियो में हम लोग इसको स्टार्टिंग से फर्स्ट हमारा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरी विधिवत जानकारी लेंगे और जानेंगे, एक एक चीज़ को बारी बारी से हर एक टॉपिक को विस्तृत रूप से जानेंगे। तो देखते रहिए द रॉयल फिजिक्स का अपना चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।